हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे EPR बैटरी वेस्ट प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में। तो शुरू करते हैं। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So EPR is a producer focused mechanism that aims to reduce waste by increasing recycling and decreasing dependency on न्यू रॉ मटेरियल। तो EPR से हम समझ रहे हैं कि सबसे पहले तो वेस्ट को रिड्यूस करना है, वेस्ट जनरेट नहीं होने देना, रिडक्शन है उसके अंदर। सेकंड, रिसाइकलिंग, जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसका रिसाइकलिंग, और रिसाइकलिंग भी इन्वायरमेंटली साउंडफुल रिसाइकलिंग विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, या फिर कम से कम इन्वायरमेंट को हार्म करते हुए रिसाइकलिंग विद प्रिकॉशन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड डिक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन न्यू रॉ मटेरियल। अब रिसाइकलिंग के बाद जो भी मटेरियल बचेगा, एग्जांपल कोई भी जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से हम कोई अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फर्दर जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज होगा। सिमिलरली बैटरी के अंदर जैसे लेड एसिड बैटरी है, तो जो वेस्ट बैटरी है उसमें से लेड को एक्सट्रैक्ट करके हम डिपेंडेंसी कम करेंगे नए न्यू रॉ मटेरियल के ऊपर। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं बैटरी वेस्ट के बारे में, तो बैटरी वेस्ट रूल 2022, अब जो 2001 के जो रूल थे इससे पहले वो मान्य नहीं रहेंगे, 2022 के रूल अब फोर्स में है। तो स्टेक होल्डर अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर प्रोड्यूसर, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है बैटरी को मार्केट में, इंडियन मार्केट में। रिफर्बिशर, जो उसको रिपेयर कर रहा है या उसकी लाइफ इंक्रीज कर रहा है बाय रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर बैटरी, and the recycler who is recycling the battery, the waste battery। तो जैसा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे उनको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे EPR ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। तो प्रोड्यूसर की जो डेफिनेशन दी है रूल के अंदर, प्रोड्यूसर वो है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है बैटरी को या सेल कर रहा है न्यू बैटरी को या रिफर्बिश्ड बैटरी को अपने ब्रांड के अंडर इट्स ओन ब्रांड। प्रोड्यूसर वो है जो सेल कर रहा है बैटरी को इंक्लूडिंग रिफर्बिश्ड बैटरी, सोल बैटरी या फिर इक्विपमेंट हैविंग बैटरी अंडर इट्स ओन ब्रांड। तो ये सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा होगा, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर मैन्युफैक्चरर या सप्लायर। थर्डली, द इम्पोर्टर ऑफ बैटरी एज वेल एज इक्विपमेंट कंटेनिंग बैटरी, या तो सोल बैटरी को कोई भी इंपोर्ट कर रहा है या कोई भी इक्विपमेंट, जैसे कि लैपटॉप हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, उसमें बैटरी कंटेन कर रहा है, तो उसमें जो पर्टिकुलर बैटरी है उसका लायबिलिटी उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के ऊपर आएगा। तो इसमें अपार्ट जैसे कि प्लास्टिक के अंदर प्रोड्यूसर इंपोर्टर, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर प्रोड्यूसर इंपोर्टर ब्रांड अलग किए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल डेफिनेशन में सबको इंक्लूड कर लिया गया है। ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये सेल कर रहा है, बना कोई और रहा है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। अब फर्दर ये डेफिनेशंस को और भी डिवाइड किया गया है, अराउंड 18 डेफिनेशंस इन्होंने डिफाइन की है, हम एक एक करके देखेंगे। पहला, फर्स्ट, द मैन्युफैक्चर्स एंड सेल न्यू बैटरी अंडर इट्स ओन ब्रांड। तो कोई भी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है बैटरी को और सेल कर रहा है अपने ब्रांड के अंदर, वो प्रोड्यूसर कहलाएगा। सेकंड, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल न्यू बैटरी इन इक्विपमेंट अंडर इट्स ओन ब्रांड। कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना रहा है जिसमें बैटरी यूज हो रही है, उसको सेल कर रहा है, तो वो भी प्रोड्यूसर है। थर्ड, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल रिफर्बिश्ड बैटरी इन इक्विपमेंट। तो कोई भी इक्विपमेंट बन रहा है उसके अंदर रिफर्बिश्ड बैटरी यूज हो रही है, तो वो भी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में। सिमिलरली यहाँ पे सोल बैटरी की बात हो रही है फोर्थ डेफिनेशन में। फिफ्थ, मैन्युफैक्चर्स न्यू बैटरी एंड सेल्स टू अदर मैन्युफैक्चरर अंडर देयर ओन ब्रांड और नो ब्रांड। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है बैटरी को दूसरे मैन्युफैक्चरर के लिए या फिर दूसरे रिटेलर के लिए या दूसरे डीलर के लिए अपने ब्रांड के अंदर या फिर बिना किसी ब्रांड के, तो वो भी प्रोड्यूसर है। सिक्स्थ वन,
somebody who is selling a refurbished battery refurbished by other under its own brand। और बैटरी को रिफर्बिश किसी और ने किया, लेकिन जो सेल कर रहा है वो अपने ब्रांड के अंदर कर रहा है, तो वो भी प्रोड्यूसर। sells refurbished battery in equipment refurbished by other refurbisher under its own brand। तो refurbished बैटरी को इक्विपमेंट के अंदर, है ना। तो इक्विपमेंट हमारा कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सबसे अभी सोचते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल टेलीफोन, ये मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप इन्हीं का आता है। तो ये सारे के सारे ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। एंड somebody who sells new battery manufactured by other manufacturer under its own brand। तो यहाँ पे सोल बैटरी की बात हो रही है, बेच कोई और रहा है, बना कोई और रहा है। तो ये प्रोड्यूसर sells new battery manufactured by other in equipment under its own brand। जैसे वॉच हो गई है ना, तो वॉच के अंदर बना कोई और रहा है और सेल कोई और कर रहा है। जैसे कि कोई भी स्मार्ट वॉच है, तो उसकी जो बैटरी है वो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोड्यूसर उसको बना रहा हो, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है, लेकिन जो असेंबल कर रहा है वॉच को अपने ब्रांड के अंदर, तो वो भी यहाँ पे प्रोड्यूसर कहलाएगा। सेल्स न्यू बैटरी इंपोर्टेड बाय अदर इंपोर्टर अंडर इट्स ओन ब्रांड। तो यहाँ पे इंपोर्ट कोई और कर रहा है, सेल कोई और कर रहा है। जैसे कि इंडिया में किसी ने मंगाया, ए इंपोर्टर है और उसने बी सेलर को दिया। अब इसने इंपोर्ट किया चाइना से, है ना, और चाइना से इंडिया में लेकर आया ए, और ए ने बी को दिया। अब बी इसको अपने ब्रांड के अंदर सेल कर रहा है, तो वो भी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में फॉल करेगा और लायबिलिटी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और डेफिनेशन है 11th, सेल्स न्यू बैटरी इंपोर्टेड बाय देमसेल्फ अंडर इट्स ओन ब्रांड। अपने लिए कोई इंपोर्ट कर रहा है अपने ब्रांड के अंदर। सेल्स इंपोर्टेड बैटरी और ऑफ अदर ब्रांड और नो ब्रांड। अब जैसे चाइना से कुछ भी आ रहा है तो चाइना का ब्रांड भी हो सकता है वो, या फिर विदाउट एनी ब्रांड भी आ सकता है, तो ये भी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में। सेल्स इंपोर्टेड इक्विपमेंट कंटेनिंग बैटरी ऑफ अदर ब्रांड्स। सेल्स इंपोर्टेड न्यू बैटरी ऑफ एनी ब्रांड और नो ब्रांड इन एनी इक्विपमेंट। ठीक है। इंपोर्टर इंपोर्टिंग न्यू बैटरी फॉर सेल्फ यूज। अगर मैं जैसे कि बल्क कंज्यूमर्स जो होते हैं, है ना, जैसे आईटी फर्म्स हैं, तो ये मेनली क्या कर रहे हैं कि ये सीधा बल्क में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपोर्ट करते हैं बैटरीज को, तो ये भी प्रोड्यूसर कैटेगरी में फॉल करेगा। इंपोर्टर इंपोर्टिंग इक्विपमेंट कंटेनिंग बैटरी फॉर सेल्फ यूज। सिमिलरली अब जैसे कोई आईटी फर्म है, वो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह मंगा रही है अपनी फर्म के लिए, तो ये पर्टिकुलर वहाँ पे फॉल करेगा। इंपोर्टर इंपोर्टिंग न्यू बैटरीज एंड सेलिंग इट अंडर देयर ओन ब्रांड और नो ब्रांड टू अदर मैन्युफैक्चरर। अब इंपोर्ट कोई कर रहा है और सेल कर रहा है दूसरे मैन्युफैक्चरर को अपने ब्रांड के अंदर, तो यहाँ पे ये भी प्रोड्यूसर है। इंपोर्टर importing equipment containing battery and selling it under their own brand or no brand to other manufacturer। तो यहाँ पे इक्विपमेंट आ गया है ना। तो दो टाइप की है, एक तो सोल बैटरी, कोई भी बैटरी है, जैसे इंडस्ट्रियल बैटरीज होती हैं, पोर्टेबल बैटरीज है, तो सोल बैटरी मंगा रहा है, और कोई ऐसी बैटरी मंगा रहा है जो पर्टिकुलर किसी इक्विपमेंट के अंदर यूज आ रही है, जैसे कि ये लैपटॉप हो गया, है ना, या मोबाइल फोन हो गया आपका, तो पावर बैंक हो गए, ये सब। अब प्रोड्यूसर्स के फंक्शंस क्या हैं एज पर जो हमारा जो रूल्स है, बैटरी रूल्स, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। ध्यान रखेंगे 2001 के रूल अब फोर्स में नहीं है, 2022 के रूल अभी काम करेंगे। तो ये जितने भी प्रोड्यूसर हमने पीछे बात की, इन सब के ऊपर ऑब्लिगेशन है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी बैटरी ये मार्केट में उतार रहे हैं, तो एक टाइम के बाद उस बैटरी का जो एंड ऑफ लाइफ है वो आ जाएगा, मतलब फाइनली वो वेस्ट कहलाएगा। एग्जांपल, जैसे हम पेट्रोल डीजल कार्स की बात करते हैं, तो पेट्रोल कार की जैसे जो एंड ऑफ लाइफ है वो 15 ईयर्स है, तो 15 साल के बाद उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते इंडियन रोड्स के ऊपर, तो उसको आपको स्क्रैप करना ही पड़ेगा। ऑथराइज्ड
व्हीकल जो डिसमेंटलिंग और स्क्रैपिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हर एक इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की एक लाइफ है, एक सर्टेन लाइफ के बाद वो ई वेस्ट कहलाएगा। तो सेम बैटरी के अंदर भी ऐसा ही है। तो जब वो वेस्ट हो जाएगा उसके बाद ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, जिसने उसको इंडियन मार्केट में उतारा वो उसको रिसाइकल करेगा। सबसे पहले कलेक्शन देन रिसाइकलिंग, 100% रिसाइकलिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। धीरे धीरे उसको आगे हम समझेंगे स्लाइड्स में। तो पहला जो फंक्शन है प्रोड्यूसर का, उसको रजिस्टर करना है CPCB के द्वारा बनाए गए पोर्टल पे, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल है इसका नाम। और दूसरा, जो भी पहले रजिस्ट्रेशन मिला है किसी को वो अब मान्य नहीं रहेगा, अब ये नया रजिस्ट्रेशन सबको लेना जरूरी है। दूसरा, अचीविंग द EPR टारगेट्स। तो जो भी टारगेट्स रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी टारगेट्स एलोकेट होंगे प्रोड्यूसर्स को वो उसको अचीव करने पड़ेंगे। आगे समझेंगे इसको कैसे अचीव करना है टारगेट्स को। एनुअल रिटर्न फाइलिंग, तो हर साल 30 जून से पहले, जैसे पहले हम भरते हुए आए थे तो वैसे ही सिमिलरली 30 जून से पहले ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी है सभी को। और 5 साल तक, ये पहला जो रजिस्ट्रेशन है ये हमको 5 साल तक वैलिड होगा। तो 5वें साल के बाद हमको एक फ्रेश रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी 5 साल की है, 5 साल के बाद इसको रिन्यू कराना जरूरी है। अब हमने इतने साइड प्रोड्यूसर की बात की। अब एक हर किसी का सवाल है कि किस किस के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है EPR को फॉलो करने का। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला, मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग बैटरी टू अदर मैन्युफैक्चरर और डीलर। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई कर रहा है बैटरी दूसरे मैन्युफैक्चरर को या डीलर को, एंड द मैन्युफैक्चरर डीलर इज सेलिंग दोज बैटरी इन द मार्केट अंडर देयर ओन ब्रांड। तो A ने B को बेचा और B ने अपने ब्रांड के नाम से एग्जाम्पल XYZ इसको मार्केट में उतारा, ठीक है। तो A के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, A को कोई भी EPR ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करना। यहाँ पे ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो गई B के ऊपर क्योंकि ब्रांड नेम इसका चल रहा है। सेकंड, इफ द कंपनी or some brand is not placing battery in the Indian market, it will not have the EPR obligation। यहाँ पे अब जैसे कि इंडियन मार्केट में मैंने प्रोड्यूस किया, किसी ने मैन्युफैक्चर किया बैटरी और इसको एक्सपोर्ट किया, है ना। तो इंडियन मार्केट में आया ही नहीं, हो एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया, तो जितना भी मटेरियल आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हुआ उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। एग्जांपल, X टन्स अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो X टन्स के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आएगा EPR का ऑब्लिगेशन इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो भी कह लो उसको। एक और एग्जांपल, इफ द डीलर परचेसेस और सप्लाई द बैटरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और अ प्रोड्यूसर एंड सेल देम under the brand name provided by the manufacturer or producer, then the dealer is not required to obtain registration। अब यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि EPR ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन इनको करना है ना, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यहाँ पे वो डीलर है ना, वो डीलर जो कि डीलर D जो कि किसी मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से बैटरी खरीद रहा है और जो उसका ब्रांड का नेम है, वो जो मैन्युफैक्चरर है उसका अपने ब्रांड के नेम से, तो मतलब XYZ ब्रांड का बैटरी ये डीलर खरीद रहा है इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से, तो इस डीलर को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो ऑब्लिगेशन भी इसके ऊपर नहीं आएगा। इसको थोड़ा हटाते हैं, इरेजर, ठीक है। एक एग्जांपल और देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्टर सप्लाइंग द इंपोर्टेड बैटरी टू अदर मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर एंड द मैन्युफैक्चरर डीलर इज सेलिंग दोज बैटरी इन द मार्केट अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। अब वो इंपोर्टर जिसने बैटरी इंपोर्ट तो की है चाइना से, है ना, चाइना से इंपोर्ट तो किया है इसने, लेकिन इसने जिसको बेचा है जिस मैन्युफैक्चरर को
अगर वो अपने ब्रांड के नेम में, XYZ ब्रांड के नेम में ये मैन्युफैक्चरर इसको इंडियन मार्केट में उतारेगा तो इस इंपोर्टर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आएगा EPR का। तो आई होप ये एग्जांपल कुछ आपको समझ में आए होंगे, और नहीं तो आप जो पीछे मैंने 18 डेफिनेशन दी हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं एक बार दोबारा पीछे जाके। अब बैटरी टाइप, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैटरी की, तो बैटरी के क्या क्या टाइप हैं जो इस पर्टिकुलर रूल्स के अंदर अकाउंटेबल हैं। कंपोजिशन के बेसिस पे देखते हैं मेनली, तो लगभग 5 टाइप की बैटरी। फर्स्ट लेड एसिड, कॉमन बैटरी है। लिथियम आयन सभी जानते हैं। निकल कैडमियम, जिंक बेस्ड, और इसके अलावा भी कोई है तो अदर्स कैटेगरी में उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो मेनली ये 5 टाइप की कैटेगरी हैं कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर। आगे ये बैटरी के एप्लीकेशन के बेसिस पे अराउंड 7 टाइप की बैटरीज हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, पोर्टेबल बैटरी यूज इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी बैटरी जो पोर्टेबल हो और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रही है, एंड विच आर रिचार्जेबल। सेकेंड, पोर्टेबल बैटरी एक्सेप्ट दोज यूज्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स विच आर रिचार्जेबल। अब जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टर की बैटरी है ना, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट में यूज नहीं होता है। यहाँ पे लैपटॉप की बैटरी, फोन की बैटरी, और यहाँ इन्वर्टर हो गया, आपका पावर बैंक हो गया। ऑटोमोटिव बैटरी, तो ऑटोमोटिव बैटरी वो है जो गाड़ी को चलाने के लिए यूज होती है, हर स्कूटी के अंदर, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में और 4 व्हीलर में। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बैटरी का यूज पड़ता है, ये ऑटोमोटिव बैटरी हो गई। इंडस्ट्रियल बैटरी एंड ईवी बैटरी फॉर 2 व्हीलर्स, जो अभी नई ईवी 2 व्हीलर्स आए हैं, तो उस जो जहाँ पे उसने जो ट्रेडिशनल फ्यूल को रिप्लेस किया है, तो वो बैटरीज सिमिलरली 3 व्हीलर के अंदर एंड सिमिलरली 4 व्हीलर के अंदर। तो मेनली 7 कैटेगरी में बैटरी के एप्लीकेशन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। पीछे हमने देखा था 5 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। अभी देखेंगे सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। तो ये सेंट्रलाइज्ड पोर्टल तैयार किया है CPCB ने विद कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड बाकी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमेटी से मीटिंग्स के थ्रू। तो ये वेब पोर्टल एक सिंगल पॉइंट डेटा रेस्पिरेटरी पोर्टल है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एनुअल रिटर्न फाइलिंग और जितने भी ऑर्डर और गाइडलाइंस रिलीज करेगा CPCB इस पर्टिकुलर रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो इसी पोर्टल पे आपको मिलेंगे। ये पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है, EPR पोर्टल फॉर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इशूड, कितने रजिस्ट्रेशन इशू हो गए हैं। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, जो मैंने बोला कि जो भी गाइडलाइंस वगैरह या फिर कोई भी स्पेशल ऑर्डर या शोकॉज नोटिस या कोई भी ब्लैंकेट डिसीजन या डायरेक्शन अगर रिलीज करता है CPC, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए SOP, FAQs, यहाँ रूल्स आ गए आपके, इंस्ट्रक्शन शीट है, एंड द नेशनल डैशबोर्ड। तो नेशनल डैशबोर्ड आपको बताएगा कि अभी तक कितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, कितनी फाइलिंग की पेंडेंसी है, कितनी इन प्रोसेस है। तो ये सारा पब्लिक डोमेन में इन्होंने रिलीज कर रहे हैं, जैसा कि बाकी प्लास्टिक ई वेस्ट में चल रहा है। अब ठीक है, अब हमने बात कर ली कि जो बैटरी है उसमें EPR ऑब्लिगेशन आएगा प्रोड्यूसर के ऊपर। अभी ऑब्लिगेशन किस हिसाब से आएगा, कितना टारगेट आएगा, उसको थोड़ा देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला है कि 100% रिसाइकलिंग मैंडेटरी है, तो वो किस पर्टिकुलर टर्म में कितने टाइम के बाद करना है और कैसे करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। अब मैं इसको डिवाइड किया है मैंने हर एक बैटरी टाइप के बेसिस पे, और बैटरी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस ऑफ द बैटरी के एप्लीकेशन के बेसिस पे। फर्स्ट हमने देखा था पोर्टेबल बैटरी, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगा और जो कि रिचार्जेबल होगा। तो 2022-23 में जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो 22-23 का जो टारगेट मिलेगा वो 50% मिलेगा बेस्ड ऑन द बैटरी प्लेस्ड इन मार्केट ड्यूरिंग 17-18। तो 17-18 में जितनी भी क्वांटिटी बैटरी की प्लेस की गई मार्केट के अंदर, उसका मिनिमम है ना, यहाँ मिनिमम वर्ड ध्यान रखेंगे सब लोग। तो मिनिमम 50% का टारगेट यहाँ पे CPCB देगा हर एक प्रोड्यूसर को।
आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली 23-24 में 60% का टारगेट देगा फॉर 18-19 में जो उन्होंने बैटरी इंट्रोड्यूस की मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज अगर आप देखेंगे, हर एक 5 साल में, है ना, 17-18 से 22-23, तो हर एक 5 साल के अंदर हमको टारगेट मिल रहा है ना। 17 यहाँ 18-19 से 23-24 में टारगेट मिल रहा है, तो 5 साल के बाद टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी ईयर का आपको टारगेट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग 5th ईयर, और 23-24 के बाद सभी को टारगेट मिलेगा 70% का। ये फिक्स है कि 70% का ही मिलेगा 23-24 के बाद। अभी थोड़ा लीनियंट है, 50 से 60 जाएगा। फिर जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे 23-24 है ना, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं 26-27 है ना, तो 26-27 में तो 21-22 में जो टारगेट हो, 21-22 में जो हमने मार्केट में उतारा होगा उसका 70% का टारगेट हमको 26-27 में मिलेगा। और इस पर्टिकुलर बैटरी की, ये पोर्टेबल बैटरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो यूज होगी, उसका जो लाइफ साइकिल इन्होंने बनाया है वो बनाया है 10 साल का। ठीक है, तो 10 साल के अंत में इसका एक कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट होगा, और जो यहाँ पे 50% की लायबिलिटी बच गई है वो 10 साल के बाद आपको मिलेगी। तो यह 17-18 है, तो 10 साल जोड़ लो यहाँ पे 27-28, तो 27-28 में जो 50% यहाँ रिमेनिंग है वो यहाँ पे इसका EPR का ऑब्लिगेशन आएगा जो 50% रिमेनिंग है। सिमिलरली 26-27 में जो है ये 36-37 के अंदर 36-37 में रिमेनिंग 30% आपको ऑब्लिगेशन यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा इसका। अब जो 10 साल की जो साइकिल है, 10 साल की जो साइकिल है उसमें अगर हमारा EPR ऑब्लिगेशन अब टारगेट फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उसका 60% हम नेक्स्ट 10 ईयर की जो साइकिल है उसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई होप मैं सही समझा पा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप रूल्स देखेंगे तो और आपको बेटर समझ में आएगा। रूल्स में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ देखना भी आपको बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली यह पहली टाइप की बैटरी की हमने बात कर ली। सेकंड थी हमारी पोर्टेबल बैटरी जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ नहीं हो रही है और जो कि रिचार्जेबल है। तो यहाँ पे जो टारगेट आपको मिल रहा है वो 22-23 का, तो वहाँ 17-18 से मिल रहा था, यहाँ 22-23 से मिल रहा है। तो 22-23 में जो भी इंट्रोड्यूस किया मार्केट में उसका टारगेट आपको मिलेगा 25-26 के अंदर। 26-27 का टारगेट, 26-27 में आपको टारगेट मिलेगा 23-24 का, और वो भी 60%। और यहाँ पे जो छोटा सा साइकिल उन्होंने बनाया था, हर 3 साल के बाद आपको टारगेट मिलेगा, और 26-27 के बाद 70% का टारगेट मिलेगा। जैसे हमने पहले पीछे समझा, वहाँ पे 5 साल था, यहाँ पे 3 साल के अंदर आपको टारगेट मिलेगा। और इस पर्टिकुलर बैटरी की भी जो साइकिल है वो 10 साल की बनाई गई है, तो 100% का टारगेट यहाँ पे जो 50% बाकी बचा है वो 10 साल के बाद, यहाँ पे 25-26 ना, तो 22-23, तो ये 32-33 में जो रिमेनिंग 50% का टारगेट वो यहाँ पे आके फुलफिल करना पड़ेगा। और सिमिलरली 10 साल की साइकिल में 60% आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो EPR ऑब्लिगेशन टू द नेक्स्ट 10 ईयर साइकिल। थर्ड हमारा ऑटोमेटिव बैटरी था। यहाँ पे जो हमको पहला टारगेट मिलेगा 19-20 में जो हमने मार्केट में उतारा है उसका 30%, 20-21 में जो मार्केट में उतारा है उसका 50% वो भी मिलेगा हमको 23-24 के अंदर। और यहाँ पे हर 3 साल में हमको टारगेट मिल रहा है ना, हर 3 साल में 19-20 से हमको 22-23 में टारगेट मिला। यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैटरी की जो साइकिल डिफाइन की है 7 ईयर्स की है, तो जो बाकी रिमेनिंग ऑब्लिगेशन है वो 7 साल के बाद आपको मिलेगी। उसको ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करना है, फुलफिल करना है। अब यहाँ पे 20% आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इस 7 ईयर की साइकिल के अंदर। इंडस्ट्रियल बैटरी
मैं इनिशियली 19-20 में जो इंट्रोड्यूस किया है उसका 40%, 22-23 में टारगेट अचीव करना है, 23-24 में 20-21 का 50% और उसके बाद 70% आपको हर तीसरे साल में। इसके बाद 23-24 के बाद 25-26 में, 24-25 में और उसके बाद आने वाले समय में 70% प्रीसीडिंग थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का पिछले तीसरे साल में लास्ट थर्ड ईयर में आपने कितना इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो 70% टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा। तो यहाँ टारगेट्स अचीव करना पड़ेगा मतलब उतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैटरी आपको रिसाइकल करना है। यहाँ पे ये भी 7 ईयर की साइकिल है, तो 100% रिसाइकलिंग 7 साल के बाद आपको जो रिमेनिंग टारगेट है वो CPCB देगा, तो वो अचीव करना है। सिमिलरली यहाँ पे EV बैटरी, ई रिक्शा के लिए ये देख लेंगे, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ आगे। यहाँ पे भी हर 3 साल में आपको टारगेट मिलेगा। शुरू में 70 का मिल रहा है और ये 70 का ही चल रहा है और यहाँ पे साइकिल है 7 साल की और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप नेक्स्ट 7 ईयर साइकिल में 60% मिलेगी। यहाँ पे EV बैटरी फॉर 2 व्हीलर्स यहाँ 22-23 में, तो इस साल से ही जो भी बैटरी इंट्रोड्यूस की गई मार्केट में उसका 70% का टारगेट आपको मिलेगा 26-27 के अंदर। तो यहाँ पे टारगेट आपको मिल रहा है हर चौथे साल के अंदर, है ना। यहाँ पे इसकी भी 7 साल की साइकिल है, तो 60% जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप ऑब्लिगेशन को फॉर टू द नेक्स्ट 7 ईयर साइकिल। फिर 4 व्हीलर में आते हैं हम। 4 व्हीलर में 21-22 में जो भी इंट्रोड्यूस किया मार्केट में उसका 70% ऑब्लिगेशन आएगा। यहाँ पे 8 साल की साइकिल है ना। तो 21-22 में जो भी इंट्रोड्यूस किया उसका ऑब्लिगेशन आपको आएगा 29-30 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो साइकिल बनाई है वो 14 साल की साइकिल है, तो ये जो 30% का रिमेनिंग ऑब्लिगेशन था वो 14 साल के बाद फुलफिल करना पड़ेगा हर एक प्रोड्यूसर को। और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 60% टू द 14th ईयर। यहाँ 10 गलत लिख दिया है, 14th ईयर साइकिल ना, तो 14 साल की साइकिल है। 14 साल की नेक्स्ट साइकिल में सिर्फ 60% हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो प्रोसेस देख लेते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करना है, EPR ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, तो थोड़ा सिंपलर तरीके से इसको समझते हैं कि कैसे प्रोसेस काम करेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेके ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने तक का। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है CPCB के पोर्टल पे। हमने पीछे पोर्टल देखा। रजिस्ट्रेशन के बाद CPCB आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको टारगेट्स मिलेंगे EPR के जो कि फुलफिल करने हैं। अब जो ये रजिस्ट्रेशन होगा, ये टारगेट कैसे मिल रहे हैं आपको, ये रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें हमने जैसे कि बात की 60 टाइप की बैटरी, तो कहीं कहीं पे हमारा 17-18 में जो भी हमने बैटरी इंट्रोड्यूस की मार्केट के अंदर, यहाँ पे जो कि फर्स्ट टाइप की हमने बैटरी देखी विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन के बेसिस पे, पोर्टेबल बैटरी थी, है ना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज हो रही है। और बाकी अलग अलग बैटरी का अलग अलग टर्म था। तो अभी इस डेटा के बेसिस पे टारगेट प्रोवाइड करेगा, टारगेट एलोकेट करेगा CPCB हर एक प्रोड्यूसर को। अब एक बार टारगेट हमको मिल गया, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको EPR का रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? रिटर्न फाइल करने के लिए हमको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमारा सेल हुआ है उसको हमको फीड करना पड़ेगा CPCB के पोर्टल पे। अब इसको आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो, तो वो सारा डेटा फीड करना ज़रूरी है। अब आप एनुअल रिटर्न के टाइमिंग पे अगर वो डेटा फीड करोगे तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट हो रहा है उसके बाद से डेटा एंट्री विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, वो डेटा फीड करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब यहाँ जैसे टारगेट मिल गया, एनुअल रिटर्न फाइलिंग करेंगे। एनुअल रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे हमको जो भी हमारे EPR के कंप्लायंस है, EPR का जो ऑब्लिगेशन है वो अचीव करना है। तो एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे, मेरे को जैसे कि CPCB ने यहाँ पे टारगेट दिया 1 टन का, है ना। यहाँ पे टारगेट आपको मिलेगा
ड्राई वेट के बेसिस पे, जो बैटरी का ड्राई वेट है उसके बेसिस पे, यहाँ पे जो भी डेटा जा रहा है वो बैटरी का जो ड्राई वेट है उसके बेसिस पे आपका डेटा जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्स की, तो पिछले 17-18 से हमने अभी तक कितना सेल किया, 22-23 तक, ठीक है। तो जो भी डेटा जाएगा क्वांटिटी में जाएगा केजी के अंदर, और ड्राई वेट बेसिस पे जाएगा। लेड एसिड है तो उसमें ड्राई वेट बेसिस पे जाएगा। तो जैसे कि जो भी मेरा डेटा था उसके बेसिस पे अगर मेरे को 1 टन का टारगेट मिलता है तो 1 टन के लिए मेरे को EPR क्रेडिट गेन करना पड़ेगा, मेरे को EPR क्रेडिट गेन करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। ये ऑफलाइन मोड में नहीं है, पूरा ऑनलाइन मोड में होगा। EPR क्रेडिट क्या है, EPR सर्टिफिकेट क्या है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा आगे। तो एनवायरमेंटल के फाइलिंग पे मेरे को ये EPR सर्टिफिकेट गेन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा EPR ऑब्लिगेशन फुलफिल हो पाएगा। अब कैसे गेन कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसको गेन करने के, EPR क्रेडिट को या फिर EPR सर्टिफिकेट को, जो कि मेरा ऑब्लिगेशन 1 टन का, जो मैंने शुरू में बात की, 1 टन का ऑब्लिगेशन अगर मेरे को मिला है उसको कैसे फुलफिल होगा। तो प्रोड्यूसर विल मीट देयर EPR ऑब्लिगेशन थ्रू EPR सर्टिफिकेट मेड अवेलेबल बाय द रिसाइकलर और रिफर्बिशर। तो हमने जो 2 स्टेक होल्डर छोड़ दिए, रिसाइकलर और रिफर्बिशर, तो हमको पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे डेटा के बेसिस पे, हमारे जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया बैटरी मार्केट में, उसके बेसिस पे हमको ऑब्लिगेशन है उसकी रिसाइकलिंग के लिए, है ना। तो वहाँ पे वो पहले से रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो जितना उन्होंने हिस्टोरिकल, जितना भी उन्होंने रिसाइकल किया होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके बेसिस पे उनको EPR क्रेडिट मिलेगा, EPR क्रेडिट या EPR सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये EPR सर्टिफिकेट हमको उनसे परचेज करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका, अब ये इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ EPR रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर EPR सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो उस केस में प्रोड्यूसर को अपना कलेक्शन करना पड़ेगा और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी रिसाइकलिंग की या कलेक्शन करके अपने पास रखेगा और फर्दर किसी रिसाइकलर को वो देगा फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैटरी वेस्ट। ये EPR क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे और अच्छे समझेंगे। अब जैसे कि 2 स्टेक होल्डर, एक रिसाइकलर है, एक रिफर्बिशर है, और एक स्टेक होल्डर हमारा है प्रोड्यूसर। ये हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जैसा कि हमको पता है CPCB और SPCB, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इनको EPR क्रेडिट है ना, EPR क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। अब ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर क्या है, इंट्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट को इंडियन मार्केट में, है ना, इंडियन मार्केट में, और रिसाइकलर रिसाइकल कर रहा है। तो EPR क्रेडिट जनरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ बैटरी रिसाइकल्ड और रिफर्बिश्ड बाय these 2 entities, by these 2 stakeholder। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसाइकलिंग कैपेसिटी, या फिर जो भी उन्होंने रिसाइकल किया है, और उसको वैलिडेट करने के लिए SPCB जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिसने इन रिसाइकलर को या रिफर्बिशर को कंसेंट ग्रांट किया है, ये SPCB की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो वैलिडेट करें कि उन्होंने कितना रिसाइकल किया है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स ऑफ द रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, है ना। तो जितना भी वो सेल करेंगे रिसाइकल्ड प्रोडक्ट को, उसके बेसिस पे इनको क्रेडिट गेन होगा। एग्जाम्पल, अगर इन्होंने 10 टन रिसाइकल किया तो इसको 10 EPR क्रेडिट गेन हो गया, ठीक है। रिफर्बिशर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसको हम बाद में समझेंगे। 10 EPR क्रेडिट गेन हो गया। अब इसने 5 टन जनरेट किया था, तो इसको 5 EPR क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, और इसने 2 टन किया था, इसको 2 EPR क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। अब ये क्या करेगा, ये इसको रीच करेगा, ये भी इसको रीच करेगा। फर्दर इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी एक पर्टिकुलर
MOU के बेसिस पे, एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बेसिस पे ये इससे 5 क्रेडिट परचेज करेगा, है ना। और इसकी लायबिलिटी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की, जिस भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ये EPR एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली ये भी इसको रीच करेगा और EPR क्रेडिट इससे गेन करेगा इस रिसाइकलर से। तो मार्केट में रिसाइकलर बहुत सारे होंगे और प्रोड्यूसर भी बहुत सारे होंगे, तो ये EPR एक्सचेंज ऐसे होगा। इन केस अब यहाँ पे तो सिनेरियो क्या था कि यहाँ 10 EPR क्रेडिट थे इसके पास और यहाँ पे सिर्फ 7 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अगर यहाँ पे अगर 15 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और यहाँ 5 की, तो टोटल हो गया हमारा 5 + 15 20 की रिक्वायरमेंट, 20 EPR क्रेडिट की रिक्वायरमेंट, है ना। और यहाँ जनरेट हुआ है पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 10 EPR क्रेडिट। तो इस केस में ये जो प्रोड्यूसर हैं, ये इनका ऑब्लिगेशन होगा कि जो भी इन्होंने मार्केट में बैटरी उतारा है, वो बाई बैक पॉलिसी है उनकी अगर, तो उसके बेसिस पे वो उसको बाई बैक करेंगे और या तो अपनी फैसिलिटी लगाएंगे, नहीं तो जो भी रिसाइकलर है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने में हेल्प करेंगे और वो उसको रिसाइकल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स। तो जो जायंट प्रोड्यूसर हैं, तो उनके पास उनको शायद फ्यूचर में अगर ये EPR क्रेडिट शॉर्ट पड़ते हैं तो फ्यूचर में उनको रिसाइकलिंग के अंदर भी एंटर करना मैंडेटरी हो जाएगा, नहीं तो उसका EPR जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है बैटरी EPR के अंदर, और यही कॉन्सेप्ट प्लास्टिक के अंदर भी चल रहा है और ई-वेस्ट के अंदर भी चल रहा है, एंड फाइनली ये टायर के अंदर भी आ गया है, टायर वेस्ट के अंदर। तो जैसे कि हमने बात किया, ये EPR सर्टिफिकेट ट्रांसफर होंगे इन दोनों स्टेक होल्डर से प्रोड्यूसर को। अब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है यहाँ ट्रांसफर होंगे, अब ये रिसाइकलर कैसे ढूंढेंगे हम। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारा पोर्टल है वहाँ पे हर एक एंटिटी रजिस्टर कर रही है, ये तीनों स्टेक होल्डर रजिस्टर कर रहे हैं, तो डिटेल पब्लिक डोमेन में है। तो CPCB प्रोवाइड करेगा रिसाइकलर और रिफर्बिशर की लिस्ट एट द सेम पोर्टल, जो हमने पोर्टल पीछे देखा, जो EPR बैटरी पोर्टल है। तो वहाँ से रीच कर सकते हैं किसी भी रिसाइकलर को या रिफर्बिशर को, और एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे आके EPR क्रेडिट को परचेज किया जा सकता है। अब एप्लीकेशन एंड एनुअल प्रोसेसिंग फ़ी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है हमारा, उसकी क्या फ़ीस पड़ेगी। ठीक है, हम एनुअल रिटर्न फाइलिंग की भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि रिन्यूअल होगा तो उसका क्या फ़ीस होगा। तो जो भी फीस है इसमें वो ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे है। अगर 5 करोड़ से कम है एनुअल टर्नओवर तो 10,000 फीस है रजिस्ट्रेशन की, 10,000 फीस ही होगी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की, और 10,000 फीस ही होगी रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी किसी भी स्टेज में हो आप तो हर बार 10,000 फीस होगी अगर 5 करोड़ से कम का है एनुअल रिटर्न। और ये एनुअल रिटर्न जो डिसाइड करेगा ये आपका बैलेंस शीट लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, या फिर GSTR 9 जो रिटर्न फाइल करते हैं वो डॉक्यूमेंट। अगर 5 से 50 करोड़ का है तो 20,000 रुपये फीस रहेगी, और 5 करोड़ के ऊपर है, सॉरी यहाँ पे 50 करोड़, अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो 40,000 की फीस रहेगी। और ये फीस फिक्स है तीनों टाइम पे, आप किसी भी स्टेज में हो, है ना। तो हर साल आपकी फीस जानी है एनुअल रिटर्न के टाइम पे, है ना। और ये फर्स्ट टाइम है, और ये 5 साल के बाद। तो यहाँ वैलिडिटी जो है रजिस्ट्रेशन की वो 5 साल है। जो आपको पहला रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो 5 साल के लिए मिलेगा, और रिन्यू भी नेक्स्ट 5 ईयर के होगा। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट या फिर CPCB फर्दर इसमें कुछ चेंजेस लाती है तो क्या पता ये वैलिडिटी ये लाइफ टाइम के लिए कर दें और सिर्फ बोलें कि एनुअल रिटर्न आप फाइल करते रहो, है ना। सिर्फ आप एनुअल रिटर्न फाइल करते रहो और सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये फ्यूचर की बात है कि CPCB क्या सोचती है, क्या क्या करती है। हाँ, अब प्रोहिबिशन की बात। तो जो भी बैटरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कुछ प्रोहिबिशंस भी हैं रूल्स में, देखेंगे अगर आप
तो कुछ एक दो पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं, जैसा कि जो मरकरी है बाय वेट ओनली 5 ppm कैन बी यूज्ड बाय 2025। तो 2025 तक सिर्फ 5 ppm मरकरी बाय वेट सिर्फ यूज किया जा सकता है किसी भी बैटरी के अंदर। अप टू 2000 ppm ऑफ कैडमियम बाय वेट मे बी प्लेस इन द मार्केट। तो यहाँ पे तो टाइमलाइन दी थी कि 2025 तक 5 ppm, और शायद उसके बाद कुछ नया गाइडलाइन आ जाएगा या कुछ डायरेक्शन आएगा सीपीसीबी का कि ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, और कैडमियम 2000 ppm से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी बैटरी के अंदर। इसके अलावा लेबलिंग, जो बैटरी है उसमें लेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए वो प्रॉपर, ठीक है, लेजिबल होना चाहिए, और ये जो हैवी मेटल्स हैं इसके सिंबल उसमें दिखने बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ लेबलिंग और प्रोहिबिशन है। रूल्स में देखेंगे तो जैसे कि जो आपका जो बटन सेल होता है ना, बटन सेल जो घड़ी में लगता है ना, हैंड वॉच हो गया, और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें ये आपके बटन सेल लगते हैं छोटे से जो गोल से आते हैं। अब वहाँ पे मरकरी की कंसंट्रेशन तो बाय वेट अगर 5 ppm तो हो नहीं सकती, ज़्यादा ही होगी, तो वहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो रूल्स देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे से और समझ में आएगा। और ये ड्यूरेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने वॉश किया या फिर कुछ दिन यूज हुआ और वो वहाँ से गायब हो गया, जो भी हमारा लोगो है या लेबलिंग है उसके ऊपर, तो वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए। अब वायलेशन एंड इम्पोजिशन ऑफ एनवायरमेंटल कंपनसेशन। एनवायरमेंटल कंपनसेशन को आप सिंपल समझो पेनल्टी, है ना। तो यहाँ पे किस किस टाइम पे या किस सिचुएशन में पेनल्टी लग सकती है, इम्पोज कर सकता है सीपीसीबी या स्टेट पोल्यूशन बोर्ड। सबसे पहले एंटिटी कैरिंग आउट एक्टिविटी विदाउट रजिस्ट्रेशन। कोई भी एंटिटी बिना रजिस्ट्रेशन के एक्टिविटी में एंगेज है, प्रोडक्शन कर रही है, सेल कर रही है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, तो वो लायबल है, पेनल्टी पे करेगा, वो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है सीपीसीबी या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और पहले तो सीपीसीबी और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारे जो भी बल्क कंज्यूमर हैं, है ना, इन सबको डायरेक्शन निकाल चुका है या निकाल रहा है कि वो किसी भी एंटिटी से परचेज नहीं करेंगे जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। एग्जाम्पल, कोई भी जैसे कि बैंक है कोई, है ना, कोई भी बैंक है या कोई आईटी फर्म है ना, कोई भी गवर्नमेंट फर्म है जो बल्क में कंज्यूम करता है बैटरीज को, कोई भी बल्क कंज्यूमर है, इनको डायरेक्शन गई है और रूल्स भी बोल रहा है कि आप किसी भी ऐसे से परचेज नहीं करोगे जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो हमने बात की, क्योंकि लाइबिलिटी आ रही है हमारे ऊपर पिछले डेटा के बेसिस पे जो हम रजिस्ट्रेशन टाइम पे भरेंगे, 17-18 से जो भी हम डेटा भर रहे हैं, तो अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिली हमको या सीपीसीबी को, है ना, तो उस केस में भी इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ सकता है। अब जैसे कि सब सोच सकते हैं कि ठीक है, हमारा 100 टन का हमने बैटरी इंट्रोड्यूस किया मार्केट में और यहाँ पे 50 ही दिखाया, ठीक है, तो ये पकड़ा जा सकता है कभी भी, तो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रैंडम इंस्पेक्शन सीपीसीबी या फिर कुछ ना कुछ टीम बना के। अब जैसे पर्टिकुलर स्टेट है, अब अभी जैसी रजिस्ट्रेशन होंगे तो ऑब्वियसली कुछ डेटा फ्रेम होगा कि किस पर्टिकुलर स्टेट में कितने प्रोड्यूसर्स हैं जो बल्क में बैटरीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसके बेसिस पे रैंडम इंस्पेक्शन हो सकती है। तो इंस्पेक्शन के दौरान ऑब्वियसली वो सेल्स का जो डेटा, जो सेल्स के बिल्स हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं, जो बैटरी का वेट वगैरह है वो आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे वो आपका जो रजिस्ट्रेशन में आपने जो डेटा दिया है उसको क्रॉस चेक करने के बाद अगर वो फॉल्स पाया जाता है तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लेवेट कर सकते हैं वो किसी भी प्रोड्यूसर के ऊपर। सबमिशन ऑफ फॉल्स एंड मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट। अब जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे GSTR 9 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप जो डिसाइड कर रहा है कि आपका फीस कितना होगा, गवर्नमेंट फी फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न फाइलिंग और रिन्यूअल के टाइम पे।
तो अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जा रहा है तो वहाँ पे। इसके अलावा नॉट फॉलोइंग द साउंड हैंडलिंग ऑफ द वेस्ट बैटरी। अब ये मेनली उसके लिए है जो रिसाइकलर है ना, जो रिसाइकलर है और जो रिफर्बिशर है। अगर वो साउंडफुल हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, साउंडफुल रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो लाइबल होंगे। और एसपीसीबी मेनली क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट में वो अपना रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो हर उस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमेटी उनको गेज करेगा और देखेगा कि वायलेशन तो नहीं हो रहा। If violation is found, the EC can be levied on that particular recycling facility. And non-fulfillment of EPR targets. जैसा कि हमने बोला कि एक particular amount of EPR obligation CPCB देगा किसी भी प्रोड्यूसर को for the next financial year। तो अगर वो फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पे ईसी या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को। अब थोड़ा सा मैं फर्म के बारे में बता रहा हूँ। विजन पीसीसी स्टैंड्स फॉर विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस। तो यह सर्विसेज एक बार देख लेते हैं किस किस सर्विस में हम डील कर रहे हैं अभी। सबसे पहले कंसेंट एप्लीकेशंस। तो जो भी इंडस्ट्री है, कोई भी एंटरप्राइज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आना चाह रही है, तो सबसे पहले इसको कंसेंट टू एस्टैब्लिश लेना पड़ता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। एक बार उसका फर्म एस्टैब्लिश हो गया, देन उसको कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट वो ऑपरेट कर सकता है अपना फर्म को, अपने इंडस्ट्री को। तो इसकी फाइलिंग में हम असिस्ट करते हैं। सेकेंड, बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन। कोई भी बायोमेडिकल फैसिलिटी है, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना, HCF हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गए, डेंटल क्लिनिक्स हो गए, इसके अलावा नर्सिंग होम्स हो गए, तो इनको भी जो भी ये बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इसके लिए ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी है, तो इसमें फैसिलिटेट करते हैं। हजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन। अब जैसे कि कुछ इंपोर्ट करना है बाहर से, ठीक है, तो उसके लिए SPCB फॉर कुछ पर्टिकुलर स्क्रैप के लिए SPCB ग्रांट करता है परमिशन, और कुछ पर्टिकुलर स्क्रैप के लिए MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ग्रांट करता है परमिशन। उसके बाद ही, उस परमिशन के बाद ही आप इंपोर्ट कर सकते हो स्क्रैप को। स्क्रैप में आपका फेरस नॉन फेरस का स्क्रैप हो गया, इसके अलावा टायर का हो गया, और भी किसी भी टाइप का स्क्रैप जो कि एज पर द रूल्स, जो हजार्डस वेस्ट रूल्स के अंदर एलिजिबल है उस स्क्रैप को। इसके अलावा कोई भी यूनिट जैसे कि जो ऑपरेट कर रही है ना, जिसके पास ये पहले से है या फिर जो इसको लेगी, तो उसके बाद अगर वो हजार्डस वेस्ट जनरेट कर रही है तो उसको हजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जो भी हजार्डस वेस्ट वो जनरेट करेगा उसको साउंडफुल रिसाइकलिंग करेगा या साउंडफुल उसका इन्वायरमेंटली साउंडफुल उसका डिस्पोजल होना ज़रूरी है, तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन। सिमिलरली प्लास्टिक वेस्ट EPR रजिस्ट्रेशन। जैसे हमने अभी बैटरी की बात की, प्लास्टिक वेस्ट में भी EPR है। सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट का ही EPR आया, उसके बाद बैटरी वेस्ट का, और उसके बाद ई वेस्ट का, एंड देन बैटरी वेस्ट का, एंड द टायर वेस्ट एज वेल। ठीक है, तो ये हमारी सर्विसेज है जिसमें हम डील कर रहे हैं। यू कैन रीच अस आउट एनी टाइम, एंड दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। आप कभी कभी फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज और योर क्वेरी ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म, या फिर कमेंट में भी अगर आप करेंगे तो जितनी जल्दी हो सके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।